भाई लोगों बहुत लोगों से मिला, मैं कई तरह के लोगों से मिला, पर गुरमीत चड्ढा जी का अगर जो एपिसोड देखोगे ना तो मेरे चेहरे पे आपको खुशी दिखेगी। बहुत एक वो फीलिंग, एक वो इमोशन दिखेगा कि यार इतने इंटेलिजेंट आदमी के साथ बैठा हूं आज, मतलब मजा आ गया बात करके ना। कम लोगों के साथ में लगता है कि यार इतनी इनके साथ ना चलती रहे, चर्चा चलती रहे। अगर ना आपका भी पोर्टफोलियो हो गया लाल और धीरे धीरे खत्म हो रहा सारा आपका माल। पहले तो मैं एक तो नमस्कार कर देता हूं आपको, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आप फाइनेंशियल फ्रीडम में आए हो और अब पिछले दिनों ना आपने देखा महाकुंभ में भक्तों का स्नान और शेयर मार्केट में हो रहा नुकसान, इनके बारे में बहुत चर्चा चल रही थी। लेकिन आज जिनसे मिल रहा हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरमीत चड्ढा वो व्यक्ति हैं जो शेयर मार्केट को इतनी गहराई से समझते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स की हम बात बहुत करते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं, कहाँ कौन सा चलेगा। इनका बिजनेस इंटेलिजेंस मुझे पसंद आया, इनका बिजनेस एक्यूमेन पसंद आया, इनके फंडामेंटल्स बड़े अच्छे लगे मुझे। बड़े कम लोग होते हैं इतने इंटेलिजेंट मिलते हैं, मतलब जिनके साथ बात करके लगे कि शेयर मार्केट पे आपको हर बात को अगर किसी आदमी ने शेयर करना है ना, तो वो व्यक्ति थे जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं कंप्लीट सर्कल के। गुरमीत चड्ढा जी को स्टॉक मार्केट पे इनके रील्स मिनटों में वायरल भी हो जाते हैं आज। लेकिन मैं रील वाले फॉर्मेट में नहीं जाता, मैं आपको रियल फॉर्मेट में लेके जाना चाहता हूं, जब पूरा वीडियो देखेंगे हम इनके साथ में। इन्होंने सिटी बैंक के AUM को 3600 करोड़ से 6000 करोड़ का बनाया था। बहुत अच्छी इनकी अचीवमेंट रही हैं और सबसे ज़्यादा अचीवमेंट से ज़्यादा मैं इनको साइड करता हूं, मुझे इनकी इंटेलिजेंस बहुत पसंद है, इनके इन्वेस्टमेंट मंत्रा बड़े पसंद है। ये कठिन मार्केट के अंदर, वॉलेटाइल मार्केट में स्टेबिलिटी की बेस्ट स्ट्रैटेजी इनकी बहुत पसंद है। मिलते हैं गुरमीत चड्ढा जी से। कभी कोई डिश खराब भी हुई है, कभी गलती भी करी है गुरमीत जी ने? मैंने क्या किया, अपनी सारी SIP बंद कर दी। मैंने कहा ये तो सब मर गए बर्बाद हो गए। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको बड़ा मजा आया, यार देखो मैंने कहा था ना ये बनेगी बात, और बन गई, और छा गए। ICICI बैंक उस टाइम पे चंदा कोचर जी का स्कैम हुआ था, सब हुआ था, तो कोई ICICI बैंक को पूछ नहीं रहा था, तो मैंने ICICI बैंक जैसे शेयर में 6-7 गुना कर दिया पैसा। आज ना FNO में 95% लोग पैसा लूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं। इसमें यूट्यूबर्स का बड़ा हाथ। अब नए नए लड़के थोड़े बहुत पैसा लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई रातों रात करोड़पति बन जाएं। इसमें आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हो, ये यूट्यूबर से सीख करके जो इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो आप किससे कम्पीट कर रहे हैं सर? आप एज अ ट्रेडर, आप 2-4 चार्ट कैंडल देख के, आप हेज फंड से जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के एल्गोज बनाए हैं, एक ट्रेड में $100 बिलियन का ट्रेड डाल देंगे वो। गुरमीत जी, स्वागत है आपका। आपके कुछ वीडियोस देखे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आज मैं हमारे व्यूअर्स को आपका कुछ जो है वर्ड ऑफ विजडम में चाहता हूं। मेरा पहला सवाल जो है, 2024 के आखिरी महीने जो है बड़े ऊपर नीचे हुए। मैं ये देख रहा हूँ मार्केट इतनी वॉलेटाइल रही कि अक्टूबर 24 में -6% रिटर्न रहे, और दिसंबर में भी मैंने देखा अभी पीछे -2% नेगेटिव रिटर्न। 2024 खत्म होते होते इन्वेस्टर्स ने 50 लाख करोड़ रुपया गवा दिया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मैं गुरमीत जी पूछना चाहता हूँ, इस इतनी अनसर्टेनिटी में ये जितने इन्वेस्टर्स परेशान है, पैसा रखूं, लगा दूं, जो है वो निकाल दूं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या विचार है? देखिए मैं बाज़ार में 20 साल से हूँ। पिछले 40 साल में बाज़ार 30 साल 10% एक बार गिरा है, तो हर 1.5 साल में एक बार 10% गिरता है, हर 2-3 साल में एक बार 20% गिरता है, और हर 5-10 साल में एक बार बड़ा गिरता है, 40-50% गिरता है। नाम बदल जाते हैं, ईरान इजराइल वॉर हो जाएगा, रशिया यूक्रेन वॉर हो जाएगा, कोविड हो जाएगा 2020 में, GST आ जाएगा, डीमोनेटाइजेशन आ जाएगा, फेडरल रिजर्व आ जाएगा, लीमन क्राइसिस आ जाएगा। मैं हर्षद मेहता तक जा सकता हूँ, 91 तक। कारण पता करना ज़रूरी है, क्या हम हमारी कमज़ोरी से गिर रहे हैं या हम किसी की ताकत से गिर रहे हैं? हम अब गिर रहे हैं US की ताकत से, तो इंडिया नहीं गिर रहा है, सारी दुनिया का पैसा US जा रहा है। पिछले 2 महीने में जब से ट्रम्प साहब आए हैं, $600 बिलियन US में चला गया है, और ये सारा पैसा इमर्जिंग मार्केट से ही ज़्यादातर निकला है। तो इंडिया क्योंकि बड़ा मार्केट है और रिटर्न ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा निकला है। तो उन्होंने बोला है कि वो टैक्स कट कर देंगे US में। अगर टैक्स कट करेंगे तो प्रॉफिट US की कंपनी का बढ़ जाएगा, तो जो फंड्स हैं यहाँ के वो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ ग्रो हो जाएंगे, वहाँ ग्रो। तो ये टेक्निकल करेक्शन इंडिया एक पजल का एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया में ऐसा थोड़ा। और दूसरा थोड़ा हल्का सा हमारे यहाँ स्लो डाउन आ गया, जो हम 8% ग्रो करते थे 6.5-7 हो गया, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाई ये पजल का जो हिस्सा है इंडिया, ट्रम्प की पजल का हिस्सा है, ये कितने दिन तक रहने वाला है सर? ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रम्प क्या चाहता है, वो गन ऐसी लेके बैठे हैं जो चलाएंगे नहीं। वो बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि US का ट्रेड डेफिसिट जो है कम हो। चाइना उनको $500 बिलियन ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, मेक्सिको 270 बिलियन करता है, कनाडा 300 बिलियन करता है, इंडिया 30 बिलियन करता है।
तो इंडिया तो थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी लेके, तो उनका पर्पस क्या है टैरिफ लगाने का कि यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है ये कम हो, लोग आप भाई मेरा सामान लो, मेरा माल लो। करेक्शन मार्केट का एक इंटीग्रल हिस्सा है, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन हो तो डरना चाहिए, फ्लक्चुएशन तो लाइफ का एक हिस्सा है। तो ये बाज़ार देखिए 100 का सेंसेक्स था, आज 78,000, इतना गिरने के बाद 780 गुना हो गया 40 साल में। हम फिर भी पूछते रहते हैं मार्केट का क्या लग रहा है, मार्केट का अच्छा लग रहा है। और ये वो जो जगह है कि जब ये एक ऐसी जगह है जब सेल लगती है तो लोग भाग जाते हैं। आप हर चीज़ दो लेंगे, आपको कॉर्नर का प्लॉट मिल जाए 25% डिस्काउंट पे, आप कहोगे यार मैं ले लेता हूँ। आपका पर्सनल इस समय टेक क्या है, आप क्या कर रहे हो इस समय, बुलिश हो आप? मैं करेक्शन कभी वेस्ट नहीं करता, तो जो स्टॉक्स मुझे लगता है जिसका ट्रम्प के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ जा रहे हो आप? वहाँ जा रहा हूँ। HDFC बैंक को क्या फ़र्क पड़ता है ट्रम्प टैरिफ लगाए या क्या लगाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मोटा भाई को क्या फ़र्क पड़ता है टैरिफ से, बहुत ज़्यादा फ़र्क क्या पड़ता है। तो अच्छी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, जो कि इसलिए गिर रही है क्योंकि पैसा US जा रहा है, तो वहाँ आपको इस समय थोड़ा सा निवेश करना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टर कभी भी क्राइसिस को नहीं छोड़ता है। ये अभी क्राइसिस नहीं हुआ है, अभी करेक्शन है, क्राइसिस होता है जब 20-30% गिरता, अभी तो 10-15%। मैं आज जब हम शूट कर रहे हैं इस समय, आज दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, जिस समय आज शूट हो रहा है, पब्लिश किस दिन होता है आप देखते हैं, पर पॉलिटिकल नहीं, बिजनेस पे मैं मैक्रो पे इंडिया के सवाल करना चाहता हूँ कि अब मोदी गवर्नमेंट जगह जगह से मजबूत होती जा रही है, इस गवर्नमेंट को आप बिजनेस के लिए कैसा देखते हो? बहुत कंड्यूसिव है। बीच में क्या हुआ, क्योंकि वो 240 सीट का मुझे लगता है थोड़ा गहरा प्रभाव पड़ा इन पे, तो थोड़े से सोशलिस्ट हो गए थे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स ज़्यादा करने लग गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि 5 साल पूरे करने हैं। ये 240 सीटें इसलिए कम आई हैं क्योंकि नीचे वाला जो वर्ग है वो खुश नहीं है। ये इलेक्शन, और आप इस इलेक्शन को मत देखिए, इससे पहले महाराष्ट्र, उससे पहले हरियाणा, तो ये पॉलिटिकल कैपिटल वापस आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 4 अच्छी चीज़ें हुई हैं पिछले 10 दिन में। बाजार ने अभी उसको नज़रअंदाज किया है, पर आगे जाके देगा। पहली चीज़, RBI ने 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाली सिस्टम में जनवरी लास्ट वीक में। लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गई थी, तो पैसा इन्फ्यूज़ किया। दूसरा, यूनियन बजट ने टैक्स कट किया। मिडिल क्लास के हाथ में आज किसी भी तनख्वाह 12-15 लाख से लेके जो ऊपर है, 50,000 से लाख रुपए साल की सेविंग है, कंजम्पशन बढ़ेगा। तीसरा, RBI ने इंटरेस्ट रेट भी कट कर दिया। 5 साल बाद पहली बार ब्याज दर कटी है, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, होम लोन कम होगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। चौथा, अब Consumption बढ़ेगी। चौथा ये पॉलिटिकल कैपिटल आ गया। तो अब क्या होगा कि सरकार को समझ में आ गया भाई वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी करना है, मिडिल क्लास और बिजनेस का भी, जहाँ वहीं से पैसा आएगा तभी वेलफेयर कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से 4 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। ये 12,75,000 तक जो टैक्स फ्री किया है, आपको लगता है दिल्ली की जो इकोनॉमिक्स रही है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, उस पर इम्पैक्ट आया उसका? बिल्कुल आया। इसके अलावा उन्होंने पे कमीशन भी लगाया। दिल्ली में सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, और दिल्ली एक ऐसा सिटी है जहाँ पे 65% पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास है, बाकी जगह ये रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे कम है। है। तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट है, और इस बार वो टर्नआउट में भी दिखा हमको, स्पेशली जो साउथ दिल्ली जैसे एरियाज़ में भी, जैसे सौरभ भारद्वाज जीके से हारे हैं। जीके साउथ दिल्ली टफ टेरिटरी थी, पर वहाँ अपर मिडिल क्लास ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छी इकोनॉमिक्स हमेशा अच्छी पॉलिटिक्स होती है। वाह गुरमीत जी, पहले सवाल में मेरे को मज़ा आने लग गया। इस इंटरव्यू में पूरा मज़ा आएगा, ये तो पूरा देखना पड़ेगा आपको। आज लग रहा है कोई मतलब टक्कर दे रहे हैं, मज़ा भाई एकदम छा गए। देखो, मैंने देखा है कि इतनी वॉलेटिलिटी में भी जो निफ्टी है, उसमें 33 ऐसी कंपनी रही जिन्होंने 2024 में भी मल्टी बैगर रिटर्न दिए, ऊपर नीचे जाते हुए भी। खासतौर से GE वर्नोवा मैंने देखा, वो 320% ईयरली रिटर्न पे गया है, और यानी किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो 4,20,000 रुपये हो जाने थे। अभी ज्योति CNC, इसके बारे में बड़े दिन से सुन रहा हूँ मैं, 300% का रिटर्न दे दिया। ये के फिनटेक है, 200% दिया। बट एक रिटेल इन्वेस्टर है जो सामने बैठा हमको देख रहा है, उसके बाद टाइम कम है, नॉलेज कम है, उसको मल्टी बैगर ढूंढना है, तो गुरमीत जी क्या बोलेंगे? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट शुरू में नहीं पता होता है कि क्या बढ़ने वाला है। तो राकेश झुंझुनवाला को नहीं पता था कि टाइटन जो है 2000 गुना हो जाएगा, नहीं तो सारा टाइटन ही ले लेते पोर्टफोलियो में। भाई उन्होंने येस बैंक भी खरीदा, DHL में मार खाई, तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। पिछले 10 साल में निफ्टी 500 कंपनी, ये तो आप नीचे आ गए, ज्योति CNC वगैरह में तो आप थोड़ा नीचे आ गए, 7000 कंपनी लिस्टेड है इंडिया में। जो टॉप की 500 कंपनीज़ हैं इंडिया में, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उसमें से 106 कंपनी 10 गुना हो गई पिछले 10 साल में। मतलब 22% कंपनी हिंदुस्तान में डबल हो गई, 5 में से 1 कंपनी डबल हो गई टॉप 500 में। तो आप अगर उन टॉप 500 कंपनीज़ में, रिटेल इन्वेस्टर को तो इतना रिसर्च नहीं पता, आप टॉप 100-200 कंपनी उठाइए, उसमें 3 फिल्टर लगाइए विवेक जी। पहला फिल्टर लगाइए रिटर्न ऑन कैपिटल। भाई आप धंधा कर रहे हो तो 15% बनाओगे तो ही धंधा करो, नहीं तो 1 रुपये सैकड़ा तो ब्याज पे मिल जाएगा, 12% तो मिल जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ बिजनेस ही 12% है।
आप ये फिल्टर डाल दीजिए मनी कंट्रोल पे या स्क्रीनर पे, आप मानेंगे नहीं, 7,000 कंपनी लिस्टेड है, 300 रह जाती हैं। 95% कंपनीज आर नॉन इन्वेस्टेबल। तो ये जो काम है ना, वो ये पहला काम है कि क्या नहीं लेना है। तो जब ये फिल्टर लगा के आपके पास 300 कंपनी आ गई अब जिसका 15% रिटर्न ऑन कैपिटल है। दूसरा आप ये लगाइए, ये कंपनी का जो है प्रॉफिट क्या हर 3, 4, 5 साल में बढ़ रहा है कि नहीं। भाई 12% तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, तो दुगना तो निफ्टी हो जाएगा 5-6 साल में। हर 5-6 साल में निफ्टी डबल हो जाता है, हर 10 साल में निफ्टी सेंसेक्स हो जाता है। मोदी जी जब आए थे तो 6,000 निफ्टी था और सेंसेक्स 24,000 था, आज निफ्टी 24,000 है। मनमोहन सिंह जी आए थे तो सेंसेक्स 6,000 था, निफ्टी 2,000 था। अब हर 10 साल में देखेंगे निफ्टी ही सेंसेक्स हो जाता है। तो इंडेक्स ही डबल कर देता है 6 साल में, हर साल नहीं करता, किसी साल ज़्यादा देता है, कम देता है। तो आपने जैसे ही फिल्टर लगाया कि कौन सी कंपनी है जो वो 12% से बेटर कर रही है, 17, 18, 20% ग्रो कर रही है मार्जिन के बढ़ने के साथ, तो आपकी वो 300 रह जाएंगी 100। हाँ, 100 रह गया। ये एलिमिनेशन का गेम है। बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ पे आप ये आ जाइए कि भाई ये जो काम कर रहे हैं इसकी साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या ये कंपनी चलती रहेगी क्या, है ना। अब जैसे कोल इंडिया है, मुझे नहीं पता कोयला 10 साल बाद यूज़ होगा कि नहीं होगा, तो मेरी लिस्ट से बाहर हो गया। लेकिन टाटा कंज्यूमर है, मैं आटा, चावल, चाय, कॉफ़ी ये तो पीऊँगा ना, चाहे AI आ जाए, चाहे कुछ, मेरी लिस्ट के अंदर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक बात है। तो आप साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी फिर देखिए, इंडिया में 40 लाख गाड़ियाँ बिकती हैं, 2 करोड़ मोटरसाइकिल बिकती हैं साल की, स्कूटर, और 2 करोड़ लोग हर साल अपग्रेड करना चाहते हैं कार में। चाइना आज कार ज़्यादा बेचता है 2 व्हीलर से। कार में भी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बहुत बड़ी है, हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ी है सर। 40 लाख गाड़ियाँ क्या होती हैं साल में, 140 करोड़ के लोग हैं। तो एक रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया, दूसरा आपने प्रॉफिट बता दिया, और तीसरा आपने मार्केट की बड़ी अपॉर्चुनिटी कितनी है, टेलविंड कैसा है। आपको आपके 30-40 नाम मिल जाएंगे, बस आप उस पर फोकस करिए। छा गए, छा गए, छा गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो गुरमीत जी, क्या है, मैं थोड़ा MSME और SME के लिए काम करता हूँ। थोड़ा मैं भगवत गीता बहुत पढ़ता हूँ, चर्चा उससे बहुत करता दी मुझे, मैंने देखा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। सबको मैं एक ही गिफ्ट करता हूँ गीता। बहुत बढ़िया। उससे ना कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये मोदी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। ना तो मैं मोदी का आदमी हूँ, ना राहुल गांधी का, भगवान के आदमी। अरविंद केजरीवाल जी का तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खाली MSME का आदमी हूँ, बिजनेसमैन का आदमी हूँ। ऑफकोर्स आपने ठीक कहा, भगवान का आदमी हूँ, उनका दास हूँ, सेवक हूँ। तो मैं MSME SME के लिए चर्चा करूँगा। 2024 में बड़ा प्रोग्रेसिव ईयर रहा SME IPO को लेकर। रिकॉर्ड फंड रेजिंग हुआ 2023 में 4600 करोड़, उसके बाद 24 के अंदर आके 8600 करोड़ हो गया। अब ये जो 8600 करोड़, 86% जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ, टोटल फंड जो कैपिटल में बाजार में उठा रहा है छोटा व्यापारी, कर्जा नहीं लेना उसको, मार्केट में जाके पैसा उठा रहा है ना, प्लेटफॉर्म पे। अब कोई आके इन्वेस्टर तांडव नहीं करेगा, मेरे को किसी को पैसा लौटाना नहीं है, एक कॉन्फिडेंस आ गया है। रिकॉर्ड नए SME IPO आए हैं, 179 से 247 पे चले गए, 40% तो बढ़ गया। मैं ही कह रहा हूँ मार्केट अनसर्टेन रही, करेक्शन रहा, -2%, -6%, SME IPO बढ़ते जा रहा है। SME IPO को लेके इन्वेस्टर इतना सर्टन कैसे अनसर्टन मार्केट में? सर ये नया भारत है, ये क्या है, SMEs को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, बैंक लाइन नहीं देता था तो ज़्यादा रेट पे देता था, प्राइवेट क्रेडिटर के पास जाना पड़ता था। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और आप देखिए, आप 2 साल छोड़ दीजिए, एक ब्लूम की स्टडी है 2010 साल की, कम से कम 10,000 कंपनी SMEs में IPO कर चुकी हैं। उसमें से 6,000 कंपनी अभी भी SME IPO में है। 31% कंपनी मेन एक्सचेंज में मूव कर गई हैं। हिंदुस्तान जो है वो SME और मिडिल क्लास का ही है। 35% GDP SME करता है, 40% मैन्युफैक्चरिंग MSME करता है, 42% एक्सपोर्ट MSME करता है। रिलायंस भी SME था आने से पहले। पिडिलाइट का जब IPO आया था तो 1993 में 65 करोड़ की कंपनी थी सर, 1 करोड़ प्रॉफिट करती थी। आज 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 2,000 करोड़ प्रॉफिट करती है। तो कंपनी तो छोटी स्टार्ट होती है, बच्चा पैदा तो छोटा ही होगा ना, बड़ा तो बाद में होगा। तो इसको आप अलग मत समझिए कि ये अलग एक्सचेंज है। हाँ, थोड़ा सा तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी छोटी होती है, जैसी मार्केट में आती हैं कंप्लायंस बढ़ जाता है, प्रोसेस बढ़ जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। हाँ, कुछ एक जगह एबरेशंस हो रहे हैं, कुछ जगह मैनिपुलेशन हो रहे हैं, वो हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। सेबी मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा है MSME में, और ये बढ़ेगा ट्रेंड सर। लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई है, इक्विटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ 1 के 20 होते हैं। मैं समझाता हूँ, आपका 1 करोड़ प्रॉफिट है, आपको बाजार मान लीजिए 25 का PE देता है, तो आपकी वैल्यूएशन कितनी हो गई सर? 25 करोड़ रुपए हो गई। आपने प्रॉफिट 2 करोड़ कर दिया तो वैल्यूएशन कितनी हो गई? 50 हो गई। आपने 10 करोड़ कर दिया 5-10 साल मेहनत करके, आपकी कंपनी 250 करोड़। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ एक डालने के बाजार 20 देता है? और अगर आपने रेगुलर किया, ये हर साल करते गए, तो बाजार कहता है ये तो राहुल द्रविड़ है, इसको 20 नहीं, इसको 50 PE दो।
इसको 60 का पी दो, क्योंकि ये तो भाई कंसिस्टेंट है। तो बाजार दो चीज़ के पैसे देता है, मेहनत के, प्रॉफिट के, दूसरा सबसे बड़ी बात ईमानदारी के। आज HUL है, नेस्ले है, आज हम क्यों बोलते हैं इसका पी 60 है, 70 है? कहीं ना कहीं निवेशक को पता है फ्रॉड नहीं होगा। टाटा की कंपनी है, हमेशा उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा मार्केट से ज़्यादा, क्यों? हमें पता है इसकी बुक्स में कोई, भाई मैं मालिक बन रहा हूँ ना कंपनी का जब शेयर खरीद रहा हूँ, पर मेरे पास एक्सेस तो नहीं है कंपनी का, तो मेरा ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी। तो मेरे हिसाब से नई जनरेशन जो आ रही है उसको ये गेम समझ में आ गया है कि पैसे कंपनी से निकालने नहीं है, कंपनी को बेहतर बनाना है और वैल्यूएशन बढ़ाना है। वाह वाह, क्या बात है गुरमीत जी। आपने बोला कि अभी थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है, हम आपके साथ इस मिशन में लगे हुए हैं, तैयारियां करा रहे हैं। मेरा एक प्रोग्राम है आइडिया टू IPO। आइडिया की डेफिनेशन होती है आई डू एवरीथिंग अलोन। आइडिया, आई डू एवरीथिंग अलोन, लेकिन हम IPO पे लेके जाते हैं, है ना, जो कि वहाँ तक ले जाने के लिए एक प्रोग्राम जो मैं रन करता हूँ उसमें आपको इनवाइट करूँगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने किया था, तो 2000 MSME SME आए थे जिनका 10, 20, 50, 100 करोड़ 200 करोड़ टर्नओवर है, उनको IPO तक जाना है। हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, फुल प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट करते हैं, उसका लीगल हाइजीन, ऑपरेशनल हाइजीन, फाइनेंशियल हाइजीन, ड्यू डिलिजेंस कराना, उसके रेगुलर और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज बिल्ड करना, उसका बिजनेस मोड तैयार करना। तो इसलिए जब भी इवेंट होता है सीट्स कम रहती हैं। तो इसमें क्या रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई नया बंदा आ सकता है, इसमें खाली वही आता है जो 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ में फंस गया है, उसको आगे जाना है। 19 जनवरी वाला इवेंट भी हाउसफुल गया था। अब 5 अप्रैल को, जिस दिन मेरा जन्मदिन है ना, उस दिन उसको हम फाउंडर्स डे की तरह मनाते हैं। उस दिन हम स्टेडियम में करेंगे आइडिया टू IPO, आपको वहाँ इनवाइट करेंगे, आप लोग भी अप्लाई करिएगा। और वहाँ पे हमारे साथ देश के टॉप इन्वेस्टर्स आते हैं और बताते हैं कि कैसे आप मार्केट में जाके लिस्ट कर सकते हैं। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड, राकेश झुनझुनवाला जी की बात करी आपने कि भाई टाटा मोटर्स, नहीं आपने टाइटन की बात करी थी, फिर आपने बताया वो 1-2 जगह गड़बड़ी भी कर गए थे, अपने 2 कंपनीज आपने शेयर यस करी। बैंक, एक बड़ी Yes बड़ी Bank में, गलतियाँ ज़्यादा करी हैं सर। हाँ, और एक वो NBFC थी, क्या नाम है उस NBFC DHFL। DHFL। तो एक तरफ राकेश झुनझुनवाला हैं जिन्होंने टाइटन के अंदर मैंने देखा धीरे धीरे पोर्टफोलियो में 6% से 35% तक ग्रो किया, एक साथ पैसा नहीं लगाया, जैसे जैसे बढ़ता गया थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो, थोड़ा स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है जी। देखो 2 गोलगप्पे खाने के बाद लगा नहीं यार ठीक बने हैं जी, थोड़ा 2 और डाल, 2 और दे दे यार, चल आखिरी और बना दे, एक और बाद में दही वाला सोंठ वाला डाल दे। वॉरेन बफे का अलग सिस्टम था, वॉरेन बफे ने पूरी थाली एक साथ ले ली, मेरे को पूरी थाली चाहिए जी, 45% एप्पल का सीधा एक साथ ले लिया। ये 6 से 35 पे गए, उन्होंने एप्पल का 45% पूरा महाराजा थाली इकट्ठे उठाई और लेके साइड हो गए, है जी। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई अगर रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्सेंट्रेट करना है तो इन दोनों में कौन सी वाली अप्रोच बेटर है? आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है इसमें और आप क्या करते हो? सर कोई सही गलत तरीका नहीं है मार्केट में। आज आपको एयरपोर्ट जाना है, आप मेट्रो भी ले सकते हैं, आप कैब भी ले सकते हैं, है ना, आप जो है अपनी गाड़ी से या ड्राइवर से भी ड्रॉप कर सकते हैं। गलती ना हो कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, मैं बताता हूँ सर क्या है। ये मानना गलत है कि आप पहले दिन से सीख जाते हैं। तो स्टॉक ना बच्चे पालने जैसा है ना, धीरे धीरे बच्चे पे कॉन्फिडेंस आता है कि IIT में जाएगा, कि इसको स्पोर्ट्स में डालूँ, कि नहीं इतना लायक नहीं है, इसको मैं ये कराता हूँ। स्टॉक भी वैसी है, 6 रुपये का ख़रीदा टाइटन, फिर 50 रुपये का ख़रीदा, फिर 100 रुपये का ख़रीदा, बाद में 1200-1400 को पे लिया। कन्विक्शन धीरे धीरे बढ़ा, 6 से 35 गए। वॉरेन बफेट ने एप्पल एक साथ 45 नहीं लिया था सर, वॉरेन बफेट ने पहले 15% लिया, फिर कॉन्फिडेंस आया यार ये तो आदत पड़ गई है लोगों को, है ना, 1.5 लाख का फ़ोन ले लेता है आदमी, है ना, और बाकी जगह किसी को 25,000 में, तो उसने देखा ब्रांड है, ये तो कंज्यूमर कंपनी है, टेक कंपनी नहीं है ये। तो ये चीज़ कन्विक्शन टाइम के साथ बनता है। 90% वॉरेन बफेट की वेल्थ 65 साल के बाद बनी है सर। आप उनका AGM अटेंड करिए ओमाहा में, वो प्रेजेंटेशन मालूम कैसे स्टार्ट करते हैं? वर्ल्ड का रिचेस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर बोलता है मैंने गलतियाँ कहाँ करी। ये लोग ना सर ना लर्निंग मशीन्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, जापान में कहावत है गलत ट्रेन में बैठ जाइए ना तो पहले स्टेशन पे उतरिए। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट वाली कंपनी को भेज देते हैं, लॉस को होल्ड करके बैठे रहते हैं। ये लॉस बुक करते हैं, ये प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं। गलती बुक करना है, अगर चीज़ अच्छी है तो उसको मतलब वो वॉरेन बफेट बोलता है मेरा फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। अगर कोक पी रहा है तो 78 से कोक लेके बैठा है, आज भी कोक पीता है, 93 साल का है। तो जो चीज़ कंटिन्यूटी में है, जो चीज़ कंसिस्टेंटली अच्छा करती जा रही है, उसको नहीं बेचना है। जो चीज़ पूरा हो गया उसका पीरियड या गलती हो गई है उसको बेचना है। तो पहला माइंडसेट होना चाहिए, लॉस बुक करिए, प्रॉफिट मत बुक करिए। नंबर 2 जो बहुत जरूरी, वो करिए जो समझता है। वॉरेन बफेट ने एप्पल के अलावा एक भी टेक्नोलॉजी स्टॉक नहीं लिया, पूरा टेक रैली मिस कर गए ना। अमेजॉन खरीदा, बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के उनके दोस्त हैं, सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बिल गेट्स अपने दोस्त का शेयर भी नहीं ले पाए।
लेकिन जहाँ लिया वहाँ जैसी समझ में आ गया कि भाई ये अच्छा कॉमेडी तो किया। तो जो समझ में आए वो करिए। जो उनको समझ में आता है ये भाई साहब वहीं पैसा लगाता है, इसके बाद ये इतना कमाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहलाया जाता है। तो आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए सर बस। लोगों को लगता है हम लोग ना रोज मल्टीबैगर ढूंढते रहते हैं। राकेश झुनझुनवाला के भी 2 ही थे। आपकी क्या थीसिस है, आप क्या सोचते हो, क्या देखते हो? अगर आपको एक आध चीज़ देखनी हो, यार ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं, सर मैं ना पैशन देखता हूँ प्रमोटर का। और वो लर्निंग मशीन है कि नहीं है। तो श्री सीमेंट के प्रमोटर हैं मिस्टर बांगर, वो 80 साल में कैट का एग्ज़ाम देते थे अपने बेटे के साथ कि मेरा ब्रेन जो है शार्प रहे। अच्छा, मैं तो कायल हो गया सर ये सुन के। अमेजिंग। हाँ मतलब आप देखिए एक प्रमोटर है, अभी ये मिस्टर संदीप इंजीनियर है, एस्ट्रल पाइप्स बनाते हैं। ये 61 साल की उम्र में हार्वर्ड गए कोर्स करने। तो जो अच्छा आदमी है वो लर्निंग मशीन है, सीखता रहता है। तो वॉरेन बफेट से बिल गेट्स ने पूछा, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं गया, उन्होंने पूछा यार मैंने वॉरेन बफेट की डायरी देखी, तो उसमें एक मीटिंग थी, वो फर्स्ट सैटरडे ऑफ मे एजीएम करते हैं। तो मुझे लगा मैं तो बड़े बिजी होंगे, एजीएम आने वाला है बर्कशायर हैथवे का, भाई हज़ारों लाखों इन्वेस्टर आते हैं, उनकी पूरी एक मीटिंग थी। तो उन्होंने बोला भाई बाकी टाइम, कहता आई स्पेंड टाइम लर्निंग, रीडिंग, इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। तो मेरा काम ये थी, मेरा काम आपने बोला ना डेलीगेट करना, वो बाकी चीज़ें डेलीगेट कर रखी है। तो ये लर्निंग मशीन अगर प्रमोटर में है और पैशन है, देखिए सर क्या है ना, 100 करोड़ के बाद वेल्थ का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। लगभग खर्चे शौक सब बराबर है ना। उसके बाद है आग, भाई कितना आपको नंबर गेम है उसके बाद। बस। हाँ, और वो ना धीरे धीरे समझ में आता है, पहले दिन नहीं समझ में आता। ये बड़ी कमाल की बात करी, लर्निंग मशीन। ये अगर आ जाए ना, हंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैंने भी एक बार मूवी देखी थी पीके, उसमें आमिर खान दूसरा गोला से आता है, हाथ पकड़ के सब सीख जाता है। मैं कहा यही टेक्नोलॉजी चाहिए, यही चाहिए, जिससे मिलो उससे सब सीख जाओ, बहुत स्पीड से सीख जाओ। अमेजिंग है गुरमीत जी, आपके साथ अलग ही स्वाद आ रहा है बात करने का, बहुत मज़ा आ रहा है। स्माइलिंग से आपका प्यारा चेहरा, इतना सारा विजडम आपके पास, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चलते होगे तो फाइनेंशियल विजडम आपके पसीना नहीं निकलता होगा, ये निकलता होगा। तो हमारे पॉडकास्ट में ना एक बार मोहित गुलाटी जी आए, मेरे साथ हॉर्सेस टेबल में थे, और एक सीजन्ड इन्वेस्टर है। अरे बहुत ज़बरदस्त। अर्ली स्टार्टअप्स में मेरे को उनका इंटेलिजेंस बड़ा पसंद है। उनका ना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे बड़ी अच्छी बात करी कि जो आदमी कंज्यूम करता है उसमें इन्वेस्ट नहीं करता, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ फैंसी ढूंढता रहता है। जैसे कार टाटा की चलाएगा लेकिन टाटा में इन्वेस्ट नहीं करेगा, है जी। जैसे मैगी खाएगा लेकिन नेस्ले में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जैसे वो क्या करेगा, दीवारों पे एशियन पेंट लगाएगा लेकिन एशियन पेंट उसके पोर्टफोलियो में नहीं होगा। कोलगेट से सवेरे दांत साफ करेगा लेकिन कोलगेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। भाई उसको मालूम होना चाहिए यार, जो चीज़ सब कंज्यूम कर रहे हैं मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ, उस पर भरोसा नहीं करता है, और आउट ऑफ द ब्लू कुछ नया ढूंढूं मैं, कुछ ऐसी चीज़ चमत्कारी ढूंढ के लाऊं, 1 के 4 हो जाए। तो जो है जिसका सामान खरीदते हैं उसका शेयर क्यों नहीं खरीदते लोग? क्या गड़बड़, क्या है इसके पीछे मानसिकता क्या है? सर हमारे यहाँ ना एक ये प्रॉब्लम है, सबको कुछ नया चाहिए, 21 दिन में पैसा डबल करना है, सबको जल्दी है। आप देखिए एफएनओ का डेटा देखिए, लोग ट्रेडिंग करते हैं, सेबी बोल रहा है सब लूज कर रहे हैं, 95% लोग नुकसान कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट आदमी है, वो क्यों नहीं गया एफएनओ में? वो 5 आदमी नहीं ले सकता 5-5 करोड़ के। वो बोले यार तुम यही करो ना। सही बात उसने अभी एजीएम किया, धीरूभाई का बर्थडे था, उन्होंने अभी जियो सेंटर में एजीएम बोला मैं 2029 में रिलायंस का एंटरप्राइज वैल्यू डबल कर दूंगा। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, डबल कर देगा 2029। अरे 15% की तो बात कर रहा है। इंडिया का सबसे सक्सेसफुल रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर कह रहा है मैं 15% बना के खुश हूँ अगले 15 साल में, लेकिन हमको 15% महीने का बनाना है। तो एक जो जल्दी है नया कि नया कुछ, सी बिगेस्ट आइडियाज़ आर ऑलवेज सिंपलेस्ट, ये तो हमको भी पता है ना। जब हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, मेरा जो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहा, मेरा एक क्लाइंट था, वो फॉर्जिंग्स बनाता था, तो मैं उनके पास गया, तो वो बात कर रहे थे कि मैं उनका मिंडा वाले जो थे उनके फ्रेंड थे, बोलते हैं वो मारुति को गाड़ी पार्ट सप्लाई करते हैं, हॉर्न्स स्विचेस वगैरह बनाते हैं। तो मैंने बोला सर कितने का पार्ट सप्लाई करते हैं? 2000 का। तो कहता है उसका प्रमोटर कहता है मुझे अपनी किट वैल्यू बढ़ानी है कार की, कार आगे जाके स्मार्ट हो जाएगी। ये उसका विजन 2016 में था। पहले हम गाड़ी खरीदते थे, करोल बाग जाके एसेसरीज लगवाते थे, आज हम टॉप एंड सनरूफ, तो कार आज बड़ी स्मार्ट हो गई है। और उसका विजन था कि मुझे कार में ना स्मार्ट फीचर्स लगाने हैं, मुझे अलॉय व्हील लगाने हैं, एयर बैग लगाना है, टच स्क्रीन लगाना है, कार को स्मार्ट बनाना है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है, क्योंकि दिन में 3-4 घंटे गाड़ी में स्पेंड होते हैं हमारे। तो मैंने वो शेयर खरीदा उनके कहने पे। आज उनो मिंडा 32,000 रुपये के पार्ट्स लगाता है गाड़ी में। तो कार की कीमत में जो इन्फ्लेशन हुआ वो हुआ है। मारुति तो 18 लाख गाड़ियाँ बेच रहा है, 6 साल पहले 10 लाख गाड़ियाँ बेच रहा था। इसका 2000 के अब जगह 32,000 की एसेसरीज लग रही है। एवरेज टिकट साइज बढ़ गया, 16 स्टॉक भी 16 ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया, स्टॉक भी 16 गुना हो गया। तो सिंपल आइडियाज़ लोग क्या है एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाते। आज हम देखिए, आज सरकार बात कर रही है कि मैं 3 करोड़ घर में सोलर पैनल लगाऊंगी।
मोदी जी कह रहे हैं। अरे भाई वो जो एनर्जी तो आ जाएगी, उसको ग्रिड में कौन डालेगा? उसके लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, इंसुलेटर चाहिए, वायर चाहिए। आप एक सिंपल थीसिस को अगर एक्सपैंड कर दें 5-10 साल में तो वेल्थ बनती है, और उसकी वैल्यू चेन मैप कर दें तो वेल्थ बनती है। तो एक्चुअली सबसे बड़े आइडिया सबसे सिंपलेस्ट है। मैं एक मेरे जी आप बताइए, वैल्यू चेन मैप कर दें, उसके आगे उसके पीछे वो देखना पड़ेगा हमारे को, उसका सप्लायर कौन है और ये कंट्रीब्यूटर किसका है। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। आपने मोहित गुलाटी जी की कंजम्पशन की बात करी। हम हर किस्म के स्टोर पे जाते हैं। हिंदुस्तान में 50 करोड़ आदमी कभी मॉल ही नहीं गया सर। अच्छा। आज अब देखिए ज़ूडियो क्यों इतना सक्सेसफुल हो गया, ट्रेंड। ये सरोजनी नगर को और जनपद को मॉल में ले आया। आज आप 500 रुपये की टी शर्ट खरीदते हैं ना सर ज़ूडियो में, तो चेंजिंग रूम में खड़े होते हैं, बिल देते हैं, तो जो एक एस्पिरेशनल लोअर मिडिल क्लास है उसको वो इज्जत मिल रही है 500 रुपये का सामान खरीदने में, जो उसको सरोजनी नगर और जनपद में नहीं मिलती। ज़ूडियो आज 90 टी शर्ट्स बेचता है 1 मिनट में, 20 जीन्स बेचता है 1 घंटे में। तो उसने क्या किया, मिडिल क्लास का कंजम्पशन को फॉर्मलाइज कर दिया। डी मार्ट है, हम सब स्टोर पे जाते हैं, आपने एक चीज़ नोट करी होगी डी मार्ट की, उसकी सीलिंग बहुत ऊपर होती है। हाँ जी। 3-4 रैक लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि डी स्टॉकिंग जल्दी हो जाए, नहीं तो इन्वेंट्री खराब हो तो एक दिन लगता है वापस से। अच्छा, फैंसी कोई आपको अटेंड नहीं करेगा। हाँ। इंटीरियर्स भी ऐसे ही होंगे। आप मानेंगे नहीं विवेक जी, वो 365 स्टोर में उतना धंधा करता है जितना रिलायंस 10,000 स्टोर्स में करता है। पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू मैक्सिमम बनाता है। पर स्क्वायर फीट ट्रांजैक्शन, पर स्क्वायर फीट। आप डीमार्ट जाइए और ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे आइडियाज़ ऑब्जर्वेशन के हैं, आप बस आसपास अपने ऑब्जर्व करेंगे, आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो आपसे बात करके मेरे को लगता है इन्वेस्टर को बिजनेस भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एंटरप्रेन्योरियल नहीं है तो अच्छा इन्वेस्टर भी नहीं हो सकता, है ना। मतलब उसको थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप भी आना चाहिए। एक है थोड़ा, आपने अभी ग्रीन एनर्जी की थोड़ी बात करी, मोदी जी की, आपने सोलर सब बात करी, तो रिन्यूएबल एनर्जी, और देखो मार्केट में बस रिन्यूएबल और आईटी का इस समय। पर अगर मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ अभी भी रिपोर्ट में, जिस पे मुझे विश्वास नहीं हुआ, वही रियल एस्टेट ने सबसे अच्छे इंडेक्स ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए, लगभग 40%। आप देखते हो कि अगर निफ्टी आईटी ने 28% दिए हैं, निफ्टी ऑटो ने 27% दिए हैं, पर रियल एस्टेट ने लगभग 40% दिए हैं। आपका प्रेडिक्शन क्या है 2025 के बाद बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? नहीं पता। और ट्रेन का आखिरी बोगी आप हटा नहीं सकते सर, कब इंजन चेंज हो जाएगा पता नहीं। 6 महीने पहले सब बोल रहे थे आईटी को एआई ख़त्म कर देगा, आईटी कंपनी अच्छा नहीं करेगी। इन्फोसिस 1200 का था, HCL 1000 रुपये का था, TCS 2600 आ गया था, आज इन्फोसिस 1900 में है, तो सबको लेना है। तो कई बार क्या होता है, हम क्राउडेड ट्रेड मत करिए सर, कि मार्केट क्या है, अगर सब जो कर रहे हैं ना तो भाव में है। तो अगर आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है भाव में है, तो आप क्राउडेड ट्रेड मत करिए, क्योंकि सर रोटेशन बहुत फास्ट होता है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आईटी अच्छा करेगा तो एफएमसीजी अच्छा नहीं करेगा, हम खाना पीना थोड़ी छोड़ देंगे। तो हमें ये देखना चाहिए हम किस इकोनॉमिक साइकिल में। बड़ी सिंपल चीज़ है, क्या होता है जब आप, ट्रम्प कह रहा है मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जब ग्लोबल इश्यूज आते हैं तो कंजम्पशन आपको फोकस करना पड़ता है इकोनॉमी में, कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ ढूंढूं जिसका यूएस से लिंकेज ना हो। ठीक है। सिमिलरली जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, हर चीज़ एक्सपोर्ट हो रही थी, भाई अब उल्टा हो रहा है उसका तो आपको इकोनॉमिक साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन करिए, कौन सा सेक्टर कब वापस आएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं एक प्रेडिक्शन दूं, मेरे हिसाब से बैंक्स बहुत अच्छा करेंगे। आरबीआई ने 5 साल बाद सर रेट कट किया। अब बैंक का मेन काम क्या है, ब्याज पे लेना, ब्याज पे देना। तो बैंक क्या करता है, जब रेट कट होता है तो एफडी का भाव तो इमीडिएटली कम कर देता है, लोन की ईएमआई का रेट कम नहीं होता है, मार्जिन लैग के साथ होता है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का बढ़ेगा। अच्छा, जो टैक्स कट हुआ है उससे लोग या तो स्पेंड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे या बैंक में रखेंगे, तो वो पैसा भी बैंक में। और बैंक ने पिछले 2-3 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन लाइफलाइन है इकोनॉमी की, क्रेडिट है। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कौन सा सेक्टर आउट ऑफ फेवर है, और आपको नहीं पता कि कौन सा सेक्टर फेवर में आएगा, तो डाइवर्सिफाई करके चलिए। डाइवर्सिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। और एक आखिरी पॉइंट मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, हाँ जी, इंडिया यूएस को फॉलो करता है 15 साल के लैग से। तो 2008 में यूएस में 35% बैंक थे और आईटी 14% था। 2025 में आज इंडिया में 35% बैंक का वेटेज है, आईटी का वेटेज 14 है। तो पिछले 15 साल, जो 2008 में यूएस में था, आज इंडिया में 2025 में। आज लेकिन यूएस में क्या है, सारी टॉप 10 कंपनीज क्या है, डिजिटल है। टेस्ला ऑटो कार बनाती है, डिजिटल है।
अमेज़ॉन ई कॉमर्स है, डिजिटल है। एप्पल कंज्यूमर कंपनी है लेकिन डिजिटल है। नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी रिलायंस से बड़ी है। OTT कंपनी हमारी मेन कंपनी से। तो इंडिया में भी सर ये होने वाला है। आप 2025 मत देखिए, मैं कहूँगा 2028-30 देखिए। अच्छा, तो हम आज 7 घंटे सर फ़ोन पे हैं, हमारा स्क्रीन टाइम 7 घंटे है। सही बात है। तो अगर हम 1/3 ऑफ द टाइम ऑनलाइन है तो हमारा पोर्टफोलियो भी 30-40% तो डिजिटल होना चाहिए ना सर। हमारा भी एक ना कोई अमेज़ॉन निकलेगा, हमारा भी कोई ना कोई नेटफ्लिक्स निकलेगा, हमारी भी कोई ना कोई टेस्ला निकलेगी, टाटा निकलेगी, MN निकलेगी, मारुति निकलेगी, मुझे नहीं पता है। ट्रेंड को फॉलो करिए थोड़ा सा, जहाँ पे कंज्यूमर है बिजनेस वहाँ पे, ये पीटर लिंच बोलता है। अरे वाह, क्या बात है। तो अगर कंज्यूमर ऑनलाइन है 1/3, एक्चुअली आप स्लीप हटा दे तो 50% हम ऑनलाइन है, तो पोर्टफोलियो भी आपका डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए 40-50%। कमेंट में लिखो, जहाँ पे कंज्यूमर है धंधा वहीं पे है, बिजनेस वहीं पे है। अच्छा, एक ना विजय केडिया जी हैं, बड़े अच्छे हमारे मित्र भी हैं और बड़ा अच्छा रिलेशन है हमारा उनके साथ। उनके दोस्त हैं मधुसूदन केला, वो मेरी कंपनी में इन्वेस्टर भी हैं। विजय केडिया जी को जब मैं देखता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर पे बेट लगाने से पहले कहते हैं कि सावधान इंडिया प्रोग्राम भी आता था पहले, पता नहीं कैसे याद आ गया। लेकिन निखिल कामत से बोलो, कहते हैं आंख बंद करके रिटेल इन्वेस्टर को किधर जाना है, तो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो ग्रीन एनर्जी या क्लाइमेट टेक में लगा दो। दोनों के अलग अलग विचार हैं। केडिया या कामत, गुरमीत जी किसको करेक्ट मानते हैं? सर मेरे हिसाब से ना दोनों ही बहुत ही सक्सेसफुल है। और मैं एक चीज़ से केडिया जी से अग्री करता हूँ कि जब सब लोग ग्रीन बोल रहे होते हैं ना, सब ग्रीन एनर्जी, तो कुछ रेड है इसके अंदर। हाँ, तो वारी और न्यारी, मतलब मार्केट में क्या हो रहा है कि हर सबको रेवेन्यू है नहीं, प्रॉफिट है नहीं, 2040 का डिस्काउंट अभी से लगा दिया है। तो मैंने जैसा बोला ना, जो सब बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। लेकिन मैं क्लाइमेट टेक वाली बात से सहमत हूँ सर। हमने ना कंपनी वो बड़ी बनती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना सर, आज की 3 साल बाद ना, अच्छी हवा, अच्छा पानी, ये हमारे लिए लग्जरी होगी। ऑलरेडी हालत बहुत ख़राब है। पैसे का क्या करेंगे सर अगर हवा ही ख़राब है तो? आज मैंने एक डेटा निकाला, हिंदुस्तान ने पिछले साल 5,000 करोड़ प्लास्टिक बॉटल यूज़ करी 2024 में। उसमें से हम 30% ही रिसाइकिल कर रहे हैं। तो आप दिल्ली के आसपास जो पहाड़ देखते हैं कूड़ों के, वो ज़्यादातर प्लास्टिक है। 200 साल लगते हैं प्लास्टिक को। तो गवर्नमेंट ने अभी एक रूल निकाला है कि 30% आपको पेट बॉटल में रिसाइकिल चिप्स डालनी पड़ेगी, रिसाइकिल प्लास्टिक। तो अब आप कंपनी ढूंढिए जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करती है, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। वेरी गुड। ठीक है। पानी, समर्स आते हैं तो टैंकर हमारे यहाँ 10-10 हज़ार रुपये का बिकता है। 50 पैसा लीटर में हम पानी खरीद रहे हैं। दुबई 20 साल से डिसैलिनेट कर रहा है 10 पैसे में। सी के पानी को डिसैलिनेट करके पानी में बना रहा है। हम क्यों नहीं कर सकते? अरेबियन सी, इंडियन सी है। और वेस्ट मैनेजमेंट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड ओवर $600 बिलियन की है, इंडिया में $5 बिलियन की भी नहीं है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो कंपनी इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, पानी का, हवा का, प्लास्टिक का, लेड का, आप EV भी कर रहे हैं, बैटरी में लेड है सर, तो जो ये कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी मेरे हिसाब से वो कंपनी, और उनको फिर जो है होल्ड करने में गोल्ड है। हाँ, होल्ड करने में गोल्ड है। तो ग्रीन एनर्जी पे ध्यान मत दीजिए। ग्रीन एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होना है उस पर ध्यान दीजिए, उसको ग्रिड में डालना पड़ेगा। मन करता है आपको अपना मेंटर बना लूँ। जी, इतना मज़ा आ रहा है आपसे सुनने में ना यार। बड़ी डेप्थ, और आप जिस तरह की बातें बोल रहे हैं ना, मतलब वो एकदम ऐसे अंदर उतर रही हैं जैसे मतलब मक्खन लगा हुआ हो, एकदम स्वाद के साथ अंदर जा रही हैं। अच्छा, कंपाउंडिंग की बात करते हैं, क्योंकि आपने बोला 60 साल के बाद उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई, 65 साल की उम्र के बाद वेल्थ बनाई वॉरेन बफे जी ने। आज तो वैसे 93 साल की उम्र में बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कौन से कुंभ मेले की समाधि लेके आए हैं वो, कितनी लंबी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उनको। कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है, सब जानते हैं। कंपाउंडिंग 10 साल में अपने आप दिखने लग जाता है। लेकिन एसोसिएशन जो है एक म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, वो कहते हैं इंडिया के 45% इन्वेस्टर ऐसे हैं गुरमीत जी जो 2 साल के अंदर पैसा बाहर निकाल लेते हैं, उनको रुकना नहीं है। तो एक्सपर्ट की थ्योरी है जो मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी मैंने कहा भी है कि होल्ड इज गोल्ड। अगर अपने को पता है, अपने समझा दिया कि यार ये प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करने वाली है, मैक्रो की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, देन होल्ड इज गोल्ड। आपका होल्डिंग मंत्र क्या है? बेस्ट रिजल्ट के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सर मेरा तो बफेट का फ़ैन हूँ। उनका डायलॉग है, माई फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर। तो जब ज़रूरत होगी तब लूँगा, बाजार देख के नहीं लूँगा। पीटर लिंच सदी के सबसे अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर है। उन्होंने 28% कैगर निकाला 20 साल तक। वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा, वॉरेन बफेट का 19% है, 28% निकाला। पर उन्होंने एक स्टडी करी कि उनके इन्वेस्टर ने 15% का ही बनाया, फंड ने 28% बनाया,
पर फिडेलिटी ने स्टडी करी कि जो एवरेज इन्वेस्टर रिटर्न था वो 14-15% ही था। तो उन्होंने ये चेक किया कि लोग अंदर बाहर होते रहे, जैसा आपने बोला, फंड की साइकिल में नहीं रुके। पर उनको कुछ 400-500 इन्वेस्टर ऐसे मिल गए जो एंड तक थे। तो उस ज़माने में उन्होंने चिट्ठी लिखी, ईमेल नया नया आया था, उन्होंने कहा इनसे तो पूछे, इनका टेस्टिमोनियल लेते हैं। तो मैक्सिमम चिट्ठियाँ वापस आ गई। उन 400-500 इन्वेस्टर ने या तो KYC प्रूव नहीं किया था या डेड हो गए थे। तो जो करके भूल गया उसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। तो वॉल स्ट्रीट में एक कहावत है सर, पोर्टफोलियो इज़ लाइक अ बार ऑफ सोप, मोर यू हैंडल स्मॉलर इट बिकम्स। तो इसको क्या है सर, गोल बेस्ड करिए, रगड़ो मत साबुन। जब आपको ज़रूरत है तब करिए। ये सोच के नहीं कि ट्रंप ये बोल रहा है, अरे उससे आपका क्या लेना देना है। आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है, बच्चा अभी पैदा हुआ है, आप एनालिसिस कर रहे हो रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल का, है ना। एक 5,000 रुपये की सिप करके आपको पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए आपको है ना। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लगाते 5 रुपये हैं 100 में से, 50 रुपये की LIC कर रखी होगी जिसमें 3% रिटर्न आना है। गोल्ड घर में लेके बैठे होंगे, वो 5 रुपये पे सारे ब्रह्मांड का एनालिसिस करना है। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, ये चीज़ दिखती है ना। पहले मन को शांत करो थोड़ा, प्राणायाम करो। मतलब आपको क्या जल्दी। और सर ये एक फॉर्मूला मैं सबको बोलता हूँ, 15-15-15, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ये। 15,000 महीना, 15% 15%। अच्छा 15%, नहीं 15% हो गया। हाँ 1 करोड़। अच्छा, तो पहला करोड़ जो है मुश्किल है। दोबारा बताइए। 15%, 15,000 रुपये महीना, 15% मिलेगा, 15 साल तक लगाएंगे, 1 करोड़। 15 बोलते हैं, 30,000 2 करोड़, 45,000 महीना 3 करोड़, 15 का भाव से करोड़ बढ़ता जाता है। तो पहला गोल तो पहला करोड़ रखिए। मैंने अपनी ऐप का नाम भी माय फर्स्ट करोड़ रखा था। मैं लोगों को कहता भाई पहले करोड़ तो पहुंच जाओ, उसके बाद ये सारा एनालिसिस करना। तो वो कंपाउंड मन में ना लिखना, तो हम ये कहते हैं ना, जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, गोल इज़ अ विश। जब आप लिख देंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रंप को आज बहुत याद कर रहे हैं हम, और दुनिया भर की मीडिया उनको बड़ा याद करती है। ट्रंप के बारे में बात फेमस है कि वो फ्री की मीडिया कैप्चर करने में सबसे बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि मीडिया जो बाय करनी पड़ती है वो उनको नहीं करनी पड़ती, पूरी मीडिया उनके बारे में। ही बिकम्स टॉक ऑफ अ टाउन, एंड एवरी टॉक ऑफ अ टाउन गेट्स इवेपोरेटेड व्हेन ही बिकम्स टॉक ऑफ अ टाउन। अब ट्रंप जब से आए तब से उन्होंने ग्लोबल मार्केट को थोड़ा हिलाया हुआ है। कनाडा, मेक्सिको, चाइना पर टैरिफ, और जो मार्केट टेरिफाइड हो गई है इनके टैरिफ के चक्करों में। दूसरी तरफ गोल्ड ने अपना एक ऑल टाइम हाई दिखाया मार्केट में, के जो एक्सपर्ट्स हैं अब गोल्ड को इस समय जो है गुरमीत जी सेफ स्पॉट मानने लगे हैं। तो कल अगर ट्रंप को ऐसे स्टेप इंडिया के अगेंस्ट ले लेते हैं, हालांकि आपने इसको थोड़ा टच तो कर लिया है, फिर भी ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे मार्केट में? भाई स्टॉक मार्केट पर ट्रस्ट करे या ऑल्टरनेटिव्स को खोजने निकल पड़े? अब सर देखिए, गोल्ड आज से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सालों से। मेरे दादाजी, हम पाकिस्तान से आए थे सर, हम तो सिर्फ गोल्ड ही ला पाए। उस ज़माने में एक बात बोलते थे कि 1 तोला गोल्ड एक परिवार को 2-3 महीने चला सकता है। वो तब भी सही था, आज भी सही है। 1 तोला गोल्ड आज 85,000 का है। 2 महीना या 3 महीना एक आम हिंदुस्तानी घर उसमें सर्वाइव कर सकता है। तो गोल्ड की एक खासियत है, उसकी परचेजिंग पावर कम नहीं होती। तो गोल्ड को आप रिटर्न तो देगा ही। तो आप 20 साल का अगर रिटर्न निकालेंगे, मैं हमेशा 20 साल बोलता हूँ कि मुझे 20 साल हुए मार्केट में, आप आगे का भी निकाल सकते हैं। तो इक्विटी का रिटर्न है 15, निफ्टी का 15 है, S&P 500 का 14 है। तो लगभग इक्विटी का रिटर्न जो है 15% है, गोल्ड का 13% है, और रियल एस्टेट का 9.5% है। तो गोल्ड हमेशा से अच्छा एसेट क्लास रहा है। दूसरा, गोल्ड जब अच्छा करता है जब क्राइसिस होता है। अभी अच्छा कर रहा है, पिछले 1 साल का रिटर्न 35-40% हो गया। कोविड में अच्छा कर रहा था, डिमोनेटाइजेशन में अच्छा कर रहा था। तो एक पार्ट पोर्टफोलियो का ऐसा होना चाहिए जब सब जगह आपके यहाँ लंका लग जाए तो वो अच्छा करे। तो गोल्ड का हेजिंग बेनिफिट भी है। तो गोल्ड तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए सर, राइट। तो आप 5 to 10%, बहुत सारी एसेट एलोकेशन थ्योरीज हैं जो बोलती हैं कि गोल्ड प्लस गोल्ड इन्फ्लेशन को हेज करता है। तो अब हम एक इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में, टैरिफ लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो गोल्ड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट 5 से 10% होना चाहिए। मैक्रो एनवायरनमेंट को अगर समझे इंडिया के, तो अगले 5 से 10 साल आप इंडिया को कैसे देख रहे हो? मैंने तो हमेशा बोला है कि ये 10 साल शायद सबके करियर के सबसे अच्छे 10 साल होंगे। और मैं डेटा के साथ बोलूँगा आपको, हमें 1 ट्रिलियन पहुँचने में लग गए। मतलब जब से स्टॉक मार्केट 80 से चालू हुआ, आई थिंक 2010 में पहला ट्रिलियन आया, फिर अगले 10 साल में दूसरा ट्रिलियन आया, फिर आ गया 4 साल में, अगले 8 साल में 4 से 10 ट्रिलियन की जर्नी है सर। $6 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रिएट होना है अगले 7-8 साल में।
मतलब जितनी वेल्थ अभी तक बनी है उससे दुगनी अगले 6-7 साल में बननी है। आप सोचो कितनी कंपनी होंगी जो $500 बिलियन, हमारी एक भी कंपनी नहीं जो $1 ट्रिलियन की है। मज़ा आ गया, मज़ा आ इतनी गया, कंपनी बनेंगी, मज़ा आ गया, है ना। हाँ जी। और एक चीज़ जो मोदी जी कह रहे हैं, चलो मोदी जी एग्रेसिव बोल रहे होंगे, वो कहते हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग को 25% करना है जीडीपी का। अभी 14 पे है, 11 पे था, अभी 14-15 पे आया है। मतलब इकॉनमी 10 ट्रिलियन पहुंचेगी तो मैन्युफैक्चरिंग 2.5 ट्रिलियन हो जाएगी। अभी मैन्युफैक्चरिंग 500 बिलियन है करंट में, मतलब इकोनॉमी 2.5 गुना बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग 5 गुना बढ़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी थीम है। दूसरी है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सर जो नई जनरेशन से नहीं जुड़ा ना वो पैसा नहीं बना पाएगा। 3 करोड़ इन्वेस्टर थे कोविड के पहले, आज 11 करोड़ है। 8 करोड़ लोग पिछले 4 साल में आ गए और ये मैक्सिमम यंग इन्वेस्टर है। तो ये तो सर ना गोल्ड खरीदेंगे, ना इन्होंने एफडी करनी है, ना प्रॉपर्टी खरीदनी है। ये इनको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी। ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, ओन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं थी सर। हमें तो घर भी लेना था, हमें गाड़ी भी लेनी थी, इनको तो हम दे रहे हैं प्लेटर पे, है ना। तो ये नई इकोनॉमी कंजम्पशन इकोनॉमी है, ट्रैवल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये फाइनेंशियल एसेट ज़्यादा लेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं यूएस की बार बार बात करता हूँ। यूएस में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? जेपी मॉर्गन। उसके पास उसकी बैलेंस शीट है $3 ट्रिलियन। सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कौन है वहाँ पे? ब्लैकस्टोन, वो है $12 ट्रिलियन। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड सबसे बड़े बैंक से 4 गुना बड़ा है। यहाँ पे सबसे बड़ा बैंक एसबीआई सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एसबीआई से 5 गुना बड़ा है, उल्टा है। तो अगले 6-7 साल हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा। तो आप सोचिए मतलब सर, काफ़ी कमाल होने मैं वाला आपको भी। एक डेटा देता हूँ। आप एफआई कर रहे हैं हम अभी $10 ट्रिलियन की। मैं वापस 10 ट्रिलियन, मैं बार बार 2030 पे आ जाता हूँ भाई। मेरा व्यू 2030 तक का है, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए। 2030 में हम 10 ट्रिलियन होंगे। इंडिया का सेविंग रेट क्या है सर? 20%। कॉर्पोरेट सेविंग मिला लो तो ज़्यादा होगा। मतलब हम $2 ट्रिलियन सर सेव करेंगे साल का। 10% इक्विटी में आ गया, अभी 8 आ रहा है। $200 बिलियन तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर डालेगा सर साल का। वेरी गुड। इनको तो आप देखना बंद कर दोगे 5-7 साल बाद कि गोरे कर क्या रहे हैं इंडिया में। ये अभी दिख रहा है आपको। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम सप्लाई की है। हमें ज़्यादा आईपीओ चाहिए, ज़्यादा कंपनी आए अच्छी जो लिस्ट हो, ताकि ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो। तो बहुत अच्छी स्टोरी है सर, मतलब बहुत पैसा बनने वाला है अगले 6-8 साल। और ये जो आपने आईपीओ की बात करी, मेरे अपने पोर्टफोलियो में इस समय कुछ 17-18 कंपनीज हैं जिनको मैं बिल्ड कर रहा हूँ और कुछ और बढ़ाने लगा हूँ। और हम लोग एंकर इन्वेस्टर ढूंढते हैं, तो मैं आपको भी ज़रूर इनवाइट करूँगा जो प्री आईपीओ में आते हैं और हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं। पर अब मैं न्यू एज स्टॉक ढूंढना चाह रहा हूँ। 2030 आपका होराइजन जब आप बात करते हो, तो मैं सोचा कि उससे रिलेट करके कुछ और आगे बात बढ़ाऊँगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, आज जो है, आज लग रहा है जैसे बहुत दिन से जो है ना व्रत पे था और आज छोले भटूरे मिले खाने को, है कि नहीं? तो 2000 से 2010 तक सेंसेक्स में आईटी सेक्टर ये बड़ा किंग बना रहा, राजा रहा। इसमें इन्फोसिस भी था, टीसीएस भी था, इसके अंदर विप्रो भी था। और पिछले 15 साल में सेंसेक्स में मैं देख रहा हूँ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ने पूरा अपना राज किया है, एक छत्र है जी। चाहे HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस हो, SBI हो, कोटक महिंद्रा हो, बजाज फाइनेंस हो, इंडस वाला हो अपना, या बजाज फिनसर्व हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2032 तक, या 2030-32 तक जो आप $10 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, उस समय आपके हिसाब से कौन से सेक्टर का रियल बोलबाला होगा? आपको क्या दिख रहा है आज? सर डिजिटल तो होगा मेरे हिसाब से, उसका वेटेज 30-40% होगा। अब उसमें कहना मुश्किल है। जोमेटो आता है, मनी पॉलिसी बाजार आता है, कौन सा न्यू एज आता है। इंडिया में ना सर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ क्या है, इंडिया ना हाइब्रिड मॉडल है। आप देखिए फिजिटल, हाँ फिजिटल है। आप 40 साल पुराने धंधे डीमार्ट को ब्लिंकिट ने 1 साल में डिसरप्ट कर दिया। हाँ, हम लैंडलाइन पे गए नहीं, हम सीधा मोबाइल पे आ गए। दुनिया पहले लैंडलाइन पे गई, हम सीधा आज सर 90 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो ये जो स्मार्टफोन है ना, ये चाबी है वेल्थ क्रिएशन की। तो इसका जो कंजम्पशन पैटर्न है ये पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन कंपनीज डिजिटली जो कर रही हैं, वो अब पॉलिसी बाजार है, जोमेटो है, नायका है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें ना जीरो हीरो होता है न्यू एज कंपनीज में। तो आप ब्रॉड पोर्टफोलियो बनाइए। वीसी क्या करते हैं सर, 10 जगह डाल देते हैं, 20 जगह डाल देते हैं, 1 या 2 स्प्रे एंड प्रे। हाँ, स्प्रे एंड प्रे। हाँ। उसमें ग्रेटर फुल थ्योरी भी बोलते हैं। लास्ट में टोपी रिटेल इन्वेस्टर पहनता है। तो आप वो वाले मॉडल से 8-10 अच्छी डिजिटल कंपनीज लीजिए जिसमें आपको पता है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। जैसे अब जोमेटो है सर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 25 लाख ऑर्डर रोज,
1 लाख ऑर्डर रोज के। इंडिया का कुकिंग टाइम जो था 18 घंटे था 10 साल पहले, 9 घंटे रह गया। मैं भी सिंगापुर गया तो उन्होंने मुझे पूछा कि अपार्टमेंट आपको विद गैस चाहिए कि विद अवन चाहिए, मेरे को समझ ही नहीं आया। तो वहाँ बिना किचन के अपार्टमेंट बन रहे हैं कि सिर्फ हीटिंग करिए आप, क्योंकि वर्किंग न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कुकिंग का टाइम ही नहीं है सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ई कॉमर्स में एक बड़ी कंपनी आएगी। अब ब्लिंकिट आती है, जेप्टो आती है, स्विगी आती है, मुझे नहीं पता, बट बहुत बड़ी कंपनी आएगी। 2000 करोड़ महीने का सेल है सर अभी ब्लिंकिट का, ये कम से कम 20-30 हज़ार करोड़ हो जाएगा, मतलब हमें बहुत हेडरूम ऑफ ग्रोथ, पता भी नहीं लगेगा, राइट। तो ये है। दूसरा हेल्थ केयर सर, क्या हमारा इन्फ्लेशन ना सर, हिंदुस्तानियों को गवर्नमेंट वाला इन्फ्लेशन नहीं है, हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। एस्पिरेशनल इंडिया है। इंडिया में सारी फार्मा कंपनीज आप ऐड कर दो आज, सबकी वैल्यू HDFC बैंक जितनी भी नहीं है। 5% वेटेज है सर हेल्थ केयर का, 140 करोड़ का देश है, बहुत कम बढ़ेगा ही ना सर। किसी भी डेवलप्ड मार्केट में आप देखिए हेल्थ केयर 12-14% होगा इंडेक्स में, अपने यहाँ 5% है। 5 से 12 की जर्नी है अभी। अच्छी एक हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, हमारे यहाँ लोग टेस्ट ही नहीं कर, मतलब सर आप, मतलब लोगों को पता ही नहीं लगता क्या हो गया, राइट। तो हेल्थ केयर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और हेल्थ केयर की एक मैं खास बात बता दूँ आपको, अब फार्मा कंपनी मुझे सू ना कर दें, ये लोग इलाज नहीं करते, ये सिर्फ कंटेन करते हैं। BP है, दवाई खाओ, शुगर है, दवाई खाओ, थायराइड है, दवाई खाओ, प्रॉफिटेबल रिकरिंग यूनिट है, कैंसर है। एक बार आप कस्टमर बने तो लाइफ लॉन्ग कस्टमर हो आप इनके। लास्ट मुझे याद नहीं कौन सी डिजीज का इलाज किया था इन्होंने। तो ब्यूटीफुल बिजनेस है सर, रिकरिंग प्रॉफिटेबल यूनिट। अच्छा यूएस में क्या है, आप देखिए यूएस में ना सॉल्ट मांगते हैं, मुझे पैरासीटामोल चाहिए, आप ब्रांड नहीं मांगते, वो अपने हिसाब से आपको दे देता है। हम जाके बोलते हैं डोलो चाहिए। तो इंडिया में ड्रग प्रिस्क्रिप्शन से बिकता है, FMCG की तरह है। तो अब जैसे मैनकाइंड फार्मा है सर, उसका नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा। मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरठ के सेल्समैन होते थे उनके प्रमोटर, लुपिन के सेल्समैन थे रमेश जुनेजा जी। उन्होंने ये देखा कि लोग डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस के बाद दवाई नहीं ले पाते, पैसे ही नहीं बचते, कोई सोना गिरवी रख के। तो उन्होंने बोला मुझे हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी बनानी है जो सस्ती दवा दे। आज 1 लाख करोड़ से ऊपर की, ये मेडिकल रैप था, ये ग्राउंड में देख पाया तो उन्होंने ये कंपनी बनाई। तो मेरे हिसाब से हेल्थ केयर, चाहे वो हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक्स है, ओवरऑल है, ये एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और तीसरा मुझे लगता है सर, ये जो एस्पिरेशनल इंडिया है, इसके अगर हम कंजम्पशन मूड को कैप्चर कर लें, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मैं ना अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ। व्रत के बाद छोले भटूरे नहीं, 56 भोग मिला है जी, मज़ा आ रहा है बहुत। मैं गुरमीत जी 56 भोग आपके साथ लेते लेते मैं पूछना चाहता हूँ, कभी कोई डिश खराब भी हुई है, कभी गलती भी करी है गुरमीत जी ने? कोई गलती बताओ। अच्छा, बहुत सारी करी। कोई ऐसी गलती जिसमें बड़ा मजा आया हो यार, ये गलती करके सर बड़ा झटका लगा हो? मैं बड़ा यंग था सर, 2008 में जब ये लीमन क्राइसिस हुआ, 21,000 का सेंसेक्स 8,000 आ गया, मैं रोने निकल गए भाई। 65% करेक्शन। 26 अक्टूबर का दिन था सर, 8,800 सेंसेक्स आया था, डेट भी याद है क्योंकि। तो मैंने क्या किया, अपनी सारी SIP बंद कर दी। मैंने कहा ये तो सब मर गए, बर्बाद हो गए। उस टाइम पे क्या ऑनलाइन था नहीं, तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे रिडेम्पशन डालने के लिए। मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में तब काम करता था, निपॉन म्यूचुअल फंड हो गया उसका नाम। सोचिए म्यूचुअल फंड में काम करता था तो भी प्रेशर नहीं ले पाया। एक SIP गलती से बंद होना रह गई, साइन मिसमैच हो गया, तो वो गलती से रह गई। रिलायंस का ग्रोथ फंड था वो, निपॉन ग्रोथ फंड। वो सर 10 रुपये की NAV आई थी 95 में, फंड लॉन्च हुआ था। आज उसकी NAV 3,000 से ऊपर है, 300 गुना म्यूचुअल फंड हो गया। हम स्टॉक की बात करते हैं, वो म्यूचुअल फंड 30 साल में 300, वो सिर्फ किसी तरह गलती से बंद नहीं हुई। तो मुझे मैसेज तो आता था कुछ 2,000 डेबिट हो रहा है अकाउंट से, मैं कहता था पता नहीं कुछ हो रहा होगा डेबिट, सारे वो सिर्फ चलती रही सर। तो एक दिन जब मुझे घर खरीदना था 2018 में, मैंने उसकी वैल्यू चेक करी, तो मैंने कहा ये 16.5 लाख कहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब देखा कि वो सिर्फ बंद नहीं हुई, तो वो एक गलती हुई, उससे उस समय बंद नहीं करता तो बहुत नुकसान नहीं झेलना पड़ता। दूसरा, मैंने कुछ कंपनीज ना सर जो समझ में नहीं आई, उनके कहने पे, लोगों के कहने पे ले लिया। मैंने फार्मा स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिए, ना मुझे समझ में आता था क्या सॉल्ट है क्या है। सन फार्मा खरीद लिया 2014 में। तो एक चीज़ मैंने सीखी अपनी गलतियों से कि जो ठीक से समझ में नहीं आया वो लेना नहीं है। मैं बैंक में काम करता था, बैंक लेके बैठा रहता, ये बजाज फाइनेंस वगैरह, अच्छे पैसे बनते। दूसरा, जिस भी कंपनी का मार्जिन नहीं बढ़ रहा है ना, श्रिंक हो रहा है, वहाँ पैसा नहीं बनेगा। सन फार्मा का मार्जिन बढ़ा ही नहीं सर, 2014 में भी 1200 का था, आज भी 1500 का ही है 10 साल बाद। मारुति जब तक छोटी कार बना रहा था बहुत बढ़िया था, वो SUV के ट्रेंड को नहीं पकड़ पाया। 2016 में भी 10,000 था, आज भी 13,000 है।
उसका मार्जिन 17% से 10% रह गया। एशियन पेंट्स पे देखिए अभी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, नए प्लेयर्स आ गए हैं, मार्जिन घटना। जब भी मार्जिन घटना श्रंक हो जाए सर, ये पहला साइन है, तब गलती मत करिए, होल्ड करके मत बैठिए। एक ना सर इन्वेस्टमेंट में क्या है, 10 रुपये का घाटा ज़्यादा बुरा लगता है, 20 रुपये का गेन बुरा नहीं लगता। हम इसे लॉस एवर्जन बायस बोलते हैं। तो हम लूज़र्स को होल्ड करके रहते हैं और विनर्स को भेज देते हैं कि कभी तो वापस आएगा। हर पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और गुरमीत जी, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछता हूँ कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आया, यार देखो मैंने कहा था ना ये बनेगी बात और बन गई, और जी छा गए है जी, कहीं बल्ले बल्ले हुई हो? बिल्कुल हुई। मैं ना सर बैंक में काम करता हूँ, तो मुझे बैंक थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो ICICI HDFC बैंक की ESOP छोड़ाया था लालच में, बहुत बड़ी भरपाई करी मैंने उसकी। मतलब मैं अगर आज HDFC बैंक में होता तो मेरे पास 25 करोड़ की ESOP होते HDFC बैंक के, मैंने छोड़ दिया। मुझे कहीं 30% जॉब सैलरी हाइक मिला, मैं ESOP समझना ही नहीं आता था। 2017-18 में जब संदीप सब्बरवाल जी आए ICICI बैंक के वो बन के, तो मुझे उनमें ना थोड़ी सी आदित्यपुरी की झलक दी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बैंक में आके बोला इंश्योरेंस का टारगेट नहीं है, बैंक को जो ठीक लगे वो बेचे। भाई बैंक को प्रॉफिट पूरा करना है, क्रेडिट कार्ड बेचो, FD करो, करंट अकाउंट खोलो, ट्रेड करो, प्रॉफिटेबिलिटी करो, ये प्रोडक्ट वाइज टारगेट नहीं होगा। आज आप बैंक में जाइए, आप अंदर घुसेंगे आपको इंश्योरेंस दे देंगे। बैंक फोर्स सेलिंग करता है, उन्होंने ये कल्चर बदल दिया। और बाय चांस क्योंकि मैं ICICI बैंक में मेरा अकाउंट था और मेरे दोस्त काम करते, तो मुझे ये बात पता लग गई। तो मैंने ICICI बैंक उस टाइम पे चंदा कोचर जी का स्कैम हुआ था, सब हुआ था, तो कोई ICICI बैंक को पूछ नहीं रहा था। तो मैंने ICICI बैंक जैसे शेयर में 6-7 गुना कर दिया पैसा। बड़ा लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि वो ना मेरे फादर इन लॉ ना उनका क्रशर था, तो उनको एक्सप्लोजिव चाहिए होते थे, तो गिट्टी फोड़ने के लिए। तो उनके यहाँ एक बंदा आता था ऑर्डर लेने सब, तो उन्होंने मेरे को एक बार नागपुर बुलाया, बोला कि तुम इनको मिलो, मुझे लगता है ये। मैंने कहा कहाँ सर, नागपुर में बम बनाते हैं, मतलब ये कौन सी कंपनी है? तो मैं गया, तो मैं उनके प्लांट में गया, तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड उस टाइम नया नया बनाया था, तो उसकी टेस्टिंग चल रही थी। तो देखा मैंने, मैडम बड़ा मज़ा आया हैंड ग्रेनेड बहुत। और ये हैंड ग्रेनेड हम इंडिया जर्मनी से सर इंपोर्ट करता था, ये उसको शायद 1/4 कॉस्ट में बना रहे थे। तो उन्हें CFO ने बोला हम चाहते हैं हम इंडिया को डिफेंस सप्लाई करें। मैंने कहा अरे बारूद बनाते हैं, अमोनियम नाइट्राइट, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट ठीक है। मतलब आज विवेक जी, मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज वो पिनाका रॉकेट बना रहे हैं, जो सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है। 120 किलोमीटर का गाइडेड रॉकेट है, आप यहाँ से फायर करें तो लाहौर उड़ा सकते हैं। आज वो ड्रोन बना रहे हैं। आज एक उन्होंने माइक्रो मिसाइल बनाई है, इजराइल का आपने आयरन डोम देखा है जो ड्रोन को रिपेल करता है, आज वो बना रहे हैं। एंटी बैलिस्टिक 600 रुपये का सर शेयर लिया था, 10,000 रुपये हो गया। वेरी गुड। तो मैंने एक चीज़ उससे देखी कि एक बार जाके धंधा अगर आप ग्राउंड पे समझ जाओ जाके, तो उसका तो तब से मैंने सेम मोहित गुलाटी जी का मैंने देखा यही रहा है कि वो जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो उसके अंदर जितना उसका CFO जानता है, लगभग वो कहते हैं कि उतना ही लगभग मुझे भी जानकारी नहीं, चाहिए। वो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी। अब मैं किसी को पैसे दूंगा तो वो जंगल में जाके बम थोड़ी बनाएगा, वो स्टार्टअप करेगा, कुछ नए ऐप बनाएगा। तो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंट्री बैरियर अगर हाई है ना बिज़नेस का, हमने एक रिसाइकलिंग कंपनी ली प्लास्टिक की, हाँ, तो नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा कंप्लायंस इशू है। तो मैं उनकी साइट पे गया तो देखा वो कबाड़ियों को ट्रेन कर रहे थे, रैक पिकर्स को, कि कौन सा प्लास्टिक इकट्ठा करना है, प्लांट में सप्लाई करना है, फिर उस प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करते थे। मैंने कहा ये काम कोई नहीं करेगा नई जनरेशन में, कौन रैक पिकर्स को ट्रेन करेगा? तो जो मैंने आपको बात बोली कि 5,000 करोड़ प्लास्टिक बॉटल है, उसमें से 1,500 करोड़ वो लोग रिसाइकिल करने का प्लान बना रहे हैं कि 1/3 ऑफ प्लास्टिक हम कंट्री का रिसाइकिल करेंगे। तो मैंने उस कंपनी में अभी कुछ समय पहले इन्वेस्टमेंट किया है कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा फ्यूचर की। तो मैंने देखा है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लेके जाएं, एंट्री बैरियर लेके जाएं और ग्राउंड पे जाके थोड़ा सा काम करें। देखिए, आप कंपनी के ओनर बनना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत तो। सही बात है, ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। गुरमीत जी, कोई कंपनी की केस स्टडी ऐसी बताओ मुझे जहाँ यार आपको लगा यार ये बिजनेस मॉडल बड़ा ज़बरदस्त है और वहाँ पे फिर पैसा भी बना, यार ये जो है ना ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस मॉडल है। कोई बिजनेस मॉडल समझाओ जिससे अपने व्यूअर्स को बिजनेस मॉडल भी समझ में आए और ये समझ में आए कि भाई पैसा भी कमाया जा सकता है इसमें। तो एक कंपनी थी, मैं कॉफ़ी का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं और मेरा पार्टनर क्षितिज है, स्टारबक्स इंडिया में नया नया आया, तो हमने कहा, हमने चेक किया किसके अंदर आता है। तो उस टाइम एक कंपनी होती थी टाटा ग्लोबल बेवरेज, तो हमने उसमें
हमने कहा यार ये ले लेते हैं, स्टारबक्स आएगा, वर्ल्ड ओवर स्टारबक्स प्रॉफिटेबल है तो ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब मज़े की बात ये है वो आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, बट वो शेयर 11 गुना हो गया। रीज़न क्या हुआ, सुनील डिसूजा जी आए, वर्लपूल से ज्वाइन कर गए। उन्होंने बोला यार जो चाय कॉफ़ी में हुआ है वो मैं किचन में हर आइटम में करूँगा। तो हम पहले चाय भी खुली लेते थे, कॉफ़ी भी खुली लेते थे, आटा भी खुला लेते थे। वो ये कहने लगे कि किचन में हर चीज़ ब्रांडेड हो जाएगी। भाई खुला आटा लूँगा तो 25 रुपये किलो है, ब्रांडेड लूँगा आशीर्वाद तो 50 रुपये किलो है। तो जैसे ही आप ब्रांड अटैच कर देंगे तो उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है। तो उन्होंने टाटा संपन्न के नाम से एक ब्रांड निकाला। तो मैं उनसे मिला, मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी जब उन्होंने ब्रांडिंग करी। तो उन्होंने एक डेटा पॉइंट दिया कि इंडिया साल में 2 लाख करोड़ का राजमा, चना, दाल, उड़द खा जाता है। उसमें से अनऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो 90% है। मतलब 1,80,000 करोड़ खुला बिकता है, सिर्फ 20,000 करोड़ पैकेज्ड दाल, चना, पल्सेस बिकता है। उसमें से कहता है टाटा संपन्न को मुझे 2-5 हज़ार करोड़ बनाना है बस। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो जो चाय कॉफ़ी में हुआ है वो किचन के, तो आज वो ब्रेकफास्ट सीरियल भी बना रहे हैं, उनके ड्राई फ्रूट्स भी आ रहे हैं, उनके मसाले भी आ रहे हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो कॉफ़ी पीने निकले थे, चाय पीने निकले थे, एक मल्टी बैगर हाथ में। लवली, फैंटास्टिक। कोई ऐसा बिजनेस मॉडल जो आपको समझ में आ गया था यार ये फेल होएगा, इस बिजनेस मॉडल में बड़ा फ्लॉ है, ये मॉडल फंडामेंटली ठीक नहीं है, और फिर इसीलिए आपने वहाँ पे या तो एग्जिट ले लिया या आपने वहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं किया? अभी तक तो अच्छा नहीं कर रहा है पेटीएम। इसी मुझे बस ये लगा सर कि आप ना सब कुछ नहीं कर सकते। या तो आप पेमेंट्स कर लो या आप उसमें फिर लोन्स कर लो। तो पेटीएम के ऐप में जाके मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है। पैसे ट्रांसफ़र करना है, पेटीएम करो, बिल्कुल सही है। उसके अलावा मैं टिकटिंग भी कर रहा हूँ, मैं वहाँ से कुछ और भी रिचार्ज कर रहा हूँ। तो देखिए एक ना पर्पस क्लियर हो, मैं जोमेटो पे जा रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे खाना ऑर्डर करना है। अब उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट ऐप बना दिया है। देखिए डिस्ट्रिक्ट ऐप में वो कह रहे हैं कि डाइन आउट करो, बाहर जाके टिकटिंग बुक करो। आज आप देखिए फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम मेटा क्यों रखा? क्योंकि फेसबुक भी ब्रांड है, व्हाट्सएप भी ब्रांड है, इंस्टा भी ब्रांड है। तो रील बनानी है तो इंस्टा पे जाइए, हाँ चैट करना है तो व्हाट्सएप। तो आपका ना पर्पस बड़ा क्लियर डिफाइन होना चाहिए। खाली कस्टमर दिखा के, बिजनेस बढ़ा के आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी क्लियर सेगमेंटेशन करना जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दवाई वाली कंपनी है तो वो बताएगी ना कि ये मेरा डिओड्रेंट का ब्रांड है, ये मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट है, ये मेरा, आप सबको एक में नहीं डाल सकते। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो है थोड़ा सब कुछ एक जगह हो रहा है। सेकंड, एक जो मैंने सीखी, एरोगेंस नहीं आना चाहिए सर। वो मैं जहाँ आ जाता है ना सर, वहाँ डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हमारे पंजाबी में अरदास है, मन नीवा मत ऊँची। भाई हमारी तो अरदास में लिखा है कि मन को थोड़ा नीवा रखना और सोच। तो मैंने बहुत सारे प्रमोटर्स देखे जिनमें बहुत एरोगेंस आ गया। विजय शेखर जी में भी आया, अब थोड़ा सुधार है, तो अब थोड़ा सा कंपनी भी वापस आ रहा है। और बहुत कंपनीज में आया। एशियन पेंट्स को लगता था कि हम इनविंसिबल है, कर देते थे कि ऐसा बिरला आएगा, जिंदल आएगा। देखिए सर कितनी अच्छी कंपनी है, कंपटीशन आया तो अब तो कभी भी किसी को छोटा मत आके एरोगेंस मत लाइए बिजनेस में, ठीक है। बहुत सारे 2 व्हीलर कंपनीज थे, वो कहते थे ये न्यू एज कंपनीज क्या करेंगी इलेक्ट्रिक में, इनको तो हम ब्रेकफास्ट में ओट्स की तरह खा जाएंगे। डिसमिसिव मत रहिए, है ना। बिजनेस कभी भी डिसरप्ट हो सकता है सर, है ना। उबर ने देखिए कैसे डिसरप्ट किया, एयरबीएनबी ने कैसे डिसरप्ट किया। तो जहाँ मुझे एरोगेंस आती है मैं वहाँ उससे जो है बाहर आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ भाई आपका, मुझे मार्केट में भी आई थी सर, मेरे साथ भी हुआ। क्या होता है बुल मार्केट में, आप लक को इंटेलिजेंस से कंफ्यूज कर देते हैं। तो जब 2003 से 8 का बुल रन था, मुझे लगता है मुझे सब आ गया। मैं जो चीज़ ले रहा हूँ वो मुझे समझ में आया, वो मार्केट कर रहा था, वो मैं नहीं कर रहा था। उस एरोगेंस में मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट किया नहीं और बहुत नुकसान। तो एरोगेंस आते ही मन नहीं भर रहा था। पर अब आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूँ जी, क्योंकि आपने ना बड़ी अच्छी बात बताई कि भाई जो मुझे समझ में नहीं आता है उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। और आपने फार्मा का एग्जांपल भी दिया, अभी समझ नहीं आ रहा था लेकिन किसी के कहने पे लगा दिया आपने। आज ना FNO में अभी आपने भी कंफर्म किया, सब बता रहे 95% लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं। इसमें यूट्यूबर्स का बड़ा हाथ है। देश भर के यूट्यूबर्स जो है ना आकर के गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब नए नए लड़के थोड़े बहुत पैसा लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई रातों रात करोड़पति बन जाएं। उनको जो है जी महीने का 18%, 20%, 24% रिटर्न चाहिए।
और इसीलिए जो है ना FNO में 36% महीने का रिटर्न, इसकी तो प्रॉमिस करने वाले भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं आजकल यूट्यूब में। इसमें आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हो, ये यूट्यूबर से सीख करके जो इन्वेस्ट कर रहे हैं? FNO की ट्रेनिंग करिए, ट्रेडिंग मत करिए। पैसा शायद उनकी ट्रेनिंग करने में है। देखिए, एक मैं बस सिंपल, मैं ना मैथ्स का कुछ स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे मैथ्स गणित अच्छे से समझ में आती है, इससे थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी अच्छा करता हूँ। इंडिया का FNO टर्नओवर बीच में US से भी ऊपर हो गया था, हमारी नॉमिनल GDP क्रॉस कर गया था। तो शक्तिकांता दास जो RBI के गवर्नर थे, वो कह रहे थे भाई साहब ये हो क्या रहा है, ये लोग मतलब सारा दिन बैठ के, हमारे देश में लोगों को सट्टा पसंद है। हाँ मतलब जल्दी चाहिए ना सर, जल्दी अमीर बनना है, अब 21 दिन में पैसा डबल, हेरा फेरी, देखिए ना आप। तो एक मैथ्स देखिए आप, रोज़ का 100 रुपये का NSE पे ट्रांजैक्शन होता है सर, 97-98 लोग FNO करते हैं, तो वो तो रोज़ आपस में सेटल कर रहे हैं भाई, 48 लोग कमा रहे होंगे, 48 लोग गंवा रहे होंगे, क्योंकि तो रोज़ का आपस का रोज़ का हिसाब है। 2-3% लोग शेयर्स लेते हैं, उसमें मेरे ख्याल डिलीवरी लेते हैं 2% लोग, उसमें से साल से पहले 50-60% लोग एग्जिट ले लेते हैं। मैथमेटिकली वो जो बाकी का आधा 1% है ना, वही पैसा बनाएगा, क्योंकि वो रोज़ के गेम में नहीं है। दूसरा, आप किससे कम्पीट कर रहे हैं सर? आप एज अ ट्रेडर, आप 2-4 चार्ट कैंडल देख के, आप हेज फंड से जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के एल्गोज बनाए हैं, एक ट्रेड में $100 बिलियन का ट्रेड डाल देंगे वो बैंक निफ्टी पे, स्ट्रैगल करेंगे, उनके मल्टीपल, एक बार में 100 ट्रेड डालेंगे उनके स्प्लिट सेकंड पे। आप उसको रिटेल इन्वेस्टर चार्ट देख के कैसे कम्पीट कर पाएंगे? आप जिसके अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं सर, वो जाइंट है, और वो भी पैसे नहीं बना पा रहा है ठीक से, सक्सेस रेशियो है ही नहीं इसमें। तो मैंने आपको बोला कि निफ्टी ने 5 साल में कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, ठीक है? तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ जाइए। ये इसमें आपको वो 1% ट्रेड में कि मैं उसमें से निकल आऊँगा, ये कसिनो है सर, लास्ट में कसिनो जीतेगा। 1-2 ट्रेड ऐसे होंगे आपको लगेगा आपको आ गया है, एक बार में सारा पैसा ले लेगा। तीसरी बात सर, आप देखिए, मैं सबको बताता हूँ, लोग बोलते हैं ना इन आउट करके पैसा बनता है। हमने एक स्टडी करी कि पिछले 20 साल में आपने अगर 10 बेस्ट दिन मिस कर दिए मार्केट के, या 20 बेस्ट दिन मिस कर दिए, तो क्या इम्पैक्ट हुआ? तब हैरानी वाले नतीजे हैं। आपने 10 लाख रुपए डाला सर 20 साल पहले, अगर आप बने रहे तो उसकी वैल्यू आज 1.5 करोड़ है। 2005 में डाला, 2025 है, 10 लाख के 1.5 करोड़ हो गए निफ्टी में। मैं भी नीचे स्टॉक पे आ ही नहीं रहा। अगर आपने 10 बेस्ट दिन मिस कर दिए, ये वैल्यू रहेगी सर 70 लाख, आधा। सिर्फ 10 बेस्ट दिन, पिछले 20 साल के सिर्फ 10 बेस्ट दिन अगर आपने मिस कर दिए तो आपकी वैल्यू रह गई 70 लाख। अगर आपने 20 बेस्ट दिन मिस कर दिए तो वैल्यू रह जाएगी 40 लाख। क्योंकि क्या होता है सर, सबसे ख़राब दिन के बाद ही सबसे अच्छा दिन आता है। व्हेन यू आर एट इट्स वीकेस्ट ना सर, वो कहते हैं ना अगला सूरज, मार्केट भी वही है। वेरी नाइस। तो यहाँ टी पे फोकस करिए, आर पे मत फोकस। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है ना सर, A = 1 + रेज़ टू द, वहाँ पे जो टी है ना, टाइम, वो सबसे बड़ा फंड मैनेजर है, उसको देंगे। वो कहते हैं ना वक्त को वक्त दो, तो वक्त ही करते हैं। मार्केट में भी वही। मज़ा आया गुरमीत जी। आज का फाइनेंशियल फ्रीडम विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा उन लोगों के लिए है जिनका नोशन है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है। स्टॉक मार्केट गैम्बल नहीं है, एक मैथमेटिक्स है। जैसे इनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है जी, इनकी इंग्लिश में भी मैथ्स है, इनकी हिंदी में भी मैथ्स है, तुक्का नहीं टेक्निक है, तो आउटकम अपने आप पॉजिटिव मिलता है। गुरमीत चड्ढा जी, फाइनेंस और इक्विटी इन्वेस्टिंग पर आप ऐसे ही अपने व्यूज शेयर करते रहिए, लोगों को क्लैरिटी देते रहिए। इस शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक लगे तो दूसरों से भी करवाने के लिए हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।